सब्सक्राइब कीजिए ये ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। Hi everybody, this is Sanjay. Today I am going to teach you the science book from standard 8. Our first chapter is crop production and management. So let's start. Pahli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plough, etc. in the field. तो एक बार क्या हुआ, पहली एंड बुझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो समर वेकेशन में वो अपनी अंकल के घर गए। देयर अंकल इज ए फार्मर, तो उनका अंकल एक फार्मर थे। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सोवेल, प्लॉग एटसेट्रा इन द फील्ड। तो ये सारे चीज टूल्स वो देखे फील्ड में था। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको फूड चाहिए। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, तो प्लांट क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड चाहिए कहीं से भी। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड? Animals including human cannot make their own food. So where do animals get their food from? But first of all, why do we have to eat food? पहले हमको समझना पड़ेगा हम क्यों खाना खाते हैं, क्यों? What is the reason behind it? You already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions. तो बॉडी फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए हम लोगों को फूड चाहिए, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हम लोगों को किस फंक्शन के लिए चाहिए? डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो हम कहाँ से लाते हैं? या तो प्लांट से लाते हैं या तो एनिमल से, और उन दोनों से। In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. तो इतने सारे लोगों को खाना दिलवाने के लिए तो हम लोगों को क्या चाहिए? रेगुलर प्रोडक्शन करना चाहिए, रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं, कहीं पे खाना जा रहा है कि नहीं, तो वो प्रॉपरली होना चाहिए। तो पहला आता है आपका एग्रीकल्चरल प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको जो येलो कलर में दिया है तो आप उसको खुद पढ़ सकते हैं। जो ब्लैक लाइन है मैं वहां से पढ़ता हूँ। When the plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. मतलब when the plants of a same kind, मतलब एक ही तरह का काइंड का अगर प्लांट्स एक जगह में ग्रोन होता है या कल्टीवेट होता है एट ए वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, बहुत सारे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। तो जो हिंदी में बोलते हैं शस्य। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ दैट ऑफ व्हीट। मतलब एक जगह में अगर एक फील्ड में व्हीट मतलब गेहूं का प्लांट लगा हुआ है तो वहां पे सिर्फ व्हीट ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of seasons in which they grow. India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो यहाँ पे बताया है कि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, मतलब बहुत बड़ा कंट्री है, और जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो यहाँ पे है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो लाइक टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, रेनफॉल होता है, वो एक रीजन से और एक रीजन में वेरी करता है, मतलब डिफरेंट होता है। अकॉर्डिंगली देयर इज रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे बहुत सारे की चीज जो क्रॉप्स है यहाँ पे बढ़ाया जाता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो यहाँ पे सिर्फ दो को कैटेगराइज किया गया है, वो दोनों है खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। पहले समझते हैं कि खरीफ क्रॉप्स क्या होता है। द क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। तो जितने सारे जो क्रॉप्स होते हैं जो रेनी सीजन में सोन करता है, मतलब लगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो रेनी सीजन कब तक आता है इंडिया में?
जून से सितंबर तक आता है। इसमें क्या क्या होता है? पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा आर खरीफ क्रॉप्स। एंड देखते हैं रबी क्रॉप्स क्या है। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जितने सारे भी क्रॉप्स होते हैं वो अगर उसको बढ़ाया जाएगा विंटर सीजन में, मतलब शीत के समय में, सर्दी के समय में, तो हम उसको बोलेंगे रबी क्रॉप्स। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो उनका जो टाइम पीरियड है वो कब तक है? अक्टूबर टू मार्च तक है। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो जितना भी रबी क्रॉप का जो एग्जाम्पल्स है वो है व्हीट, gram, pea, mustard and linseed. Besides these, pulses and vegetables are grown during the summer at many places. Basic practices of crop. Cultivation of the crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. तो cultivation of crop जो है वो बहुत सारे एक्टिविटी अंडरटेकन होता है, मतलब किया जाता है बाय फार्मर्स। फार्मर लोग करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय में वो करते हैं। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you. तो ये सारे काम एक गार्डनर करता है और या तो आप करते हैं। When you grow ornamental plants in your house, अगर आप पेड़ पौधे घर में लगाते हैं या आपका गार्डनर करता है या आप खुद करते हैं। These activities or tasks are referred to as agricultural practices. तो ये जितने भी सारे काम होता है वो उसका हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। उनमें से क्या क्या आता है? प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रस्तुत करना। सोइंग, मतलब सोइंग जो होता है ना, जो बीज बुनते हैं वही वाला। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, सार देते हैं, फर्टिलाइजर, मैन्योर। इरिगेशन करना है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स से बचाना है। हार्वेस्टिंग, फसल करना है। स्टोरेज, उसको रखना है स्टोर हाउस में। प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल, कैसे प्रिपेयर करेंगे? द प्रिपेरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। तो पहले हमको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा कि सॉइल कैसा होना चाहिए, उसको प्रिपेयर करना है सही तरीके से। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो क्या इंपॉर्टेंट होता है कि एग्रीकल्चर को जो है उसको सॉइल को टर्न करना है और उसको लूज करना है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. जब वो अंदर जाएंगे तो वो क्या करेगा, अपनी जो रूट्स का जो सॉइल होता है, पानी होता है या कुछ भी अगर हम फर्टिलाइजर देते हैं, मैन्योर देते हैं, तो उसको क्या करेगा, वो सक करेगा। Why does the loosening of soil allow the roots of breathe easily? The loosened soil helps in growth of earthworms and microbes प्रेजेंट इन द सॉइल। तो वो क्या करते हैं, लूजेंड सॉइल, जो लूजेंड सॉइल हुआ है तो वो क्या करते हैं, जो अर्थवर्म है और माइक्रोब्स है प्रेजेंट इन द सॉइल में, जो मिट्टी में है, वो क्या करते हैं, उनको ग्रोथ करने में हेल्प करता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। बट व्हाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजेंड? यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट द सॉइल कंटेंट्स, सॉइल में क्या होता है, मिनरल्स, वाटर, एयर, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन, डेड प्लांट्स, एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय soil organisms. In this way, various nutrients held in dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. तो ये सारे जो nutrients है वो again absorb होते हैं plant के द्वारा। Since only a few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. The process of loosening and turning of soil is called tilling and ploughing. जो प्रोसेस हम लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल, जो सॉइल को हम लूजन करते हैं या टर्न करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टिलिंग और प्लॉगिंग। दिस इज डन बाय ए प्लॉग। तो ये एक प्लॉग के द्वारा होता है। प्लॉग्स आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन। तो ये आयरन और वुड से बना होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल वो ड्राई होता है तो इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉगिंग। तो इसको पानी की जरूरत होता है। द प्लॉग्ड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। तो उसका बड़ा बड़ा भी सॉइल हो सकता है, उसको हम बोलते हैं क्रम्प्स। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्प्स विद ए प्लांक। तो ये प्लांक के साथ उसको तोड़ना चाहिए। The field is labeled for sowing as well as for irrigation purposes. The labeling of soil is done with the help of a laborer.
तो लेबरर के साथ हम क्या करते हैं, सॉइल को लेबल करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टाइलिंग। तो मैन्योर को भी हम इस्तेमाल करते हैं कुछ समय में जब हम टाइलिंग करते हैं। टाइलिंग मतलब प्लगिंग करते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। तो सॉइल को हम वाटर करते हैं, सोइंग करने से पहले हम उसको वाटर करते हैं, मतलब पानी देते हैं उसको। Agricultural implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil to the size of grains to get better yield. अच्छे फसल पाने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो बड़ा बड़ा जो सॉइल होता है उसका जो क्रम्स होता है उसको छोटा छोटा करना पड़ेगा। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये वेरियस टूल के हिसाब से हम करते हैं। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर प्लॉग, हॉय एंड कल्टीवेटर। तो पहले हमको समझना पड़ेगा प्लॉग क्या होता है। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर द टिलिंग ऑफ द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वेट्स एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल। तो हम इसको क्यों यूज करते हैं? एंशिएंट टाइम से हम यूज करते हैं, बहुत सालों से हम इसको यूज करते हैं फॉर टिलिंग द सॉइल, प्लॉगिंग द मतलब हम मिट्टी को लूजन करने के लिए, एडिंग फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर देने के लिए क्रॉप में, रिमूविंग वीड्स वीड्स जो होता है उसको हम हटाने के लिए, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल के लिए। This implement is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horses or camels. It contains a strong triangular iron strip called plough's hair. एक triangular iron strip होता है, उसका हम हिंदी में हमको इंग्लिश में बोलते हैं plough's hair. The main part of the plough is a long log of wood which is called a plough shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bulls' necks. One pair of bulls and a man can easily operate the plough. Sorry, I have pronounced bulbs, so it is really it is bulls. Sorry for that. The indigenous wooden plough is increasingly being replaced by iron ploughs nowadays. Now, let's see what is hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds for loosening the soil. तो वीड्स हटाने के लिए एंड सॉइल को लूजन करने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स। तो ये ब्लेड के हिसाब से काम करता है। तो इसको पुल कौन करता है? तो ये एनिमल करते हैं, जैसे कि आप उसको देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो नेक्स्ट आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? नाउडेज प्लॉगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। नाउडेज हम ट्रैक्टर में जो होता है उसको हम कल्टीवेटर, ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर कहते हैं। द यूज्ड कल्टीवेटर सेव्स द लेबर एंड टाइम। तो ये करता है, क्या करता है? टाइम सेव करता है और लेबर सेव करता है हमारा। नेक्स्ट आता है सोइंग। सोइंग क्या होता है? सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो प्रोडक्ट प्रोडक्शन में सोइंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। तो सोइंग करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सीड्स, अच्छी सीड्स मतलब क्वालिटी सीड्स हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स व्हिच गिव ए हाई यील्ड। जो ज्यादा प्रॉफिट देगा उसको ही चूज करते हैं फार्मर्स। आर देयर सीड्स व्हिच फ्लोट ऑन वाटर? वुड लूज बी लाइटर और हैप्पियर देन दोज व्हिच सिंक? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are those lighter. Therefore, they float on water. This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged ones. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. Traditional tools. क्या traditional tool होता है? जो पहले से यूज हो रहा है। The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. तो फ्यूनल के जैसा होता है। द सीड्स आर फील्ड इनटू फ्यूनल, पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। दीज एंड्स pierce into the soil and place their seeds there. नेक्स्ट आता है seed drill. What is seed drill? Nowadays the seed drill, as you can see in the figure 1.2, is used for sowing with the help of tractors. ये ट्रैक्टर के साथ यूज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। This tool sows the seeds uniformly at proper distances. तो ये बहुत दूर से दिख जाता है। The tool sows the seeds uniformly at a proper distance. एक proper distance से वो seed sow करता है सीड को
मतलब बुनता है. And depth. It ensures that the seeds get covered by the soil after sowing. This prevents damage caused by birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. तो ये time और labor save करता है हमारा. An appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants. This allows plants to get sufficient sunlight, nutrients, and water from the soil. Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर. तो मैन्योर और फर्टिलाइजर को हम उसको कैसे ऐड करते हैं. द सब्सटेंसेस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. जैसे कि मेडिसिन के हिसाब से हम उसको यूज करते हैं क्रॉप्स के लिए. Soil supplies mineral nutrients to the crop. These nutrients are essential for growth of plants. In certain areas, farmers can grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens with the nutrients. Continuous growing of crops makes the soil poorer in certain nutrients. अगर एक फील्ड में बार बार ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब अगर हम यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं तो उसका जो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स है वो घट जाएगा, पूर हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा. Therefore, farmers have to add manure to fields to replenish the soil with the nutrient. This process is called manuring. ये प्रोसेस को हम manuring बोलते हैं. Improper और insufficient manure results in weak plants. तो अगर हम improper हम manuring देते हैं तो उसका weak plants हो जाएगा, तो अच्छा plants नहीं होगा. Manure is an organic substance obtained from the decomposition of the plants and animal wastes. तो ये कैसे बनता है? ये substances obtained from the decomposition of the plants and animals wastes. तो उनका waste जो होता है animal का या plant का, तो उनका wastage हम उसको decompose होने के बाद उसको हम use करते हैं as a manure. Farmers dump plants and animals waste in pits at open places and allow it to decompose. तो वो के फार्मर्स क्या करते हैं, जो प्लांट्स का और एनिमल का वेस्ट है वो एक जगह पे उसको ओपनली उसको प्लेस करते हैं और उसको अलाउ करते हैं डीकम्पोज होने के लिए. द डीकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. द डीकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. तो जो डीकम्पोज का प्रोसेस वो किसके द्वारा होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को होते हैं, उनके द्वारा वो हो जाता है डीकम्पोजिशन. और डीकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. तो उसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर के हिसाब से उसको यूज करते हैं. You have already learned about vermicomposting in class 6. Did all plants in all the classes grow at same place? Which class? Just try to see the activity 1.2. I am not going to read that. Showed better growth of plants in which class was the growth fastest? फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंसेस. नाउ फर्टिलाइजर क्या होता है? विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स. तो वो केमिकल सब्सटेंसेस होता है और उसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स वो रिच होता है, मतलब बहुत होता है. हाउएवर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर. तो ये मैन्योर से कैसे डिफरेंट होता है? फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज. तो फर्टिलाइजर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? फैक्ट्री में. सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. The use of fertilizer has helped the farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy, maize. तो ये ज्यादातर हम wheat, paddy और maize के लिए यूज करते हैं. But excessive use of fertilizer has made the soil less fertile. तो अगर हम इसको ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर देंगे अपनी फील्ड में तो ये जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको रिड्यूस कर देगा. Fertilizers have also become a source of water pollution. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer by organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. तो अगर हमको जो फर्टिलाइजर है वो एक वाटर पॉल्यूशन की भी कॉज होता है और अगर हम उसको मेंटेन करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जो हम ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उसको यूज करना पड़ेगा. ये तो कुछ देर के लिए हम अनकल्टिवेटेड या उसको फैलो छोड़ देंगे, उसको खुला छोड़ देंगे जमीन को. The use of manure improves the soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with all the nutrients. Another method of replenishing the soil with the nutrients is through crop rotation. This can be done by growing different crops alternately. Earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replenishment of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. In previous classes, you have learned about
Rhizobium, bacteria. These are present in the nodules of the roots of leguminous plants. They fix atmospheric nitrogen. Now we can see the difference between fertilizer and manure. Fertilizer, a fertilizer is inorganic salt. तो ये inorganic salt होता है. Manure is a natural substances obtained by the decomposition of cattle dung, मतलब जो गोबर होता है, और human waste and plant residues. A fertilizer is prepared in factories. Manure can be prepared in the fields. A fertilizer does not provide any humus to the soil. Manure provides a lot of humus to the soil. Fertilizers are very rich in the plant's nutrients like nitrogen, phosphorus, and potassium. Manure is relatively less rich in plants and nutrients. The advantages of manure. तो manure का advantages क्या होता है? The organic manure is considered better than the fertilizer. This is because it enhances the water holding capacity of the soil. तो वो क्या करता है? Water holding जो holding करने का capacity होता है उसको enhance करता है. It makes the soil porous, due to which exchange of gases becomes easy. It increases the number of friendly microbes. तो ये increase करता है जो friendly microbes होता है उसका number increase करता है. It improves the texture of the soil. और soil का texture भी improve करता है. Irrigation क्या होता है? All living beings need water to live. तो जितने सारे लिव बींग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको पानी चाहिए पीने के लिए या उसको सर्वाइव करने के लिए. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट for proper growth and development of flowers, fruits, and seeds of the plants. Water is absorbed by the plant's roots along with the water, minerals, and fertilizer are also absorbed. Plants contain nearly 90% of water. Water is essential because germination of seeds doesn't take place under any conditions. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि what is important for the growth of development of flowers, fruits, and seeds of the plants. तो फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स को डेवलप होने के लिए उसको प्रॉपरली वाटर चाहिए. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट्स. तो प्लांट्स रूट्स में जो वाटर एब्जॉर्ब होता है along with the water, minerals and fertilizers are also absorbed. तो मिनरल और फर्टिलाइजर भी एब्जॉर्ब होता है. तो प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर. तो प्लांट में कितना परसेंट होता है? 90% ऑफ वाटर होता है. व्हाट इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर एनी ड्राई कंडीशंस. तो जो वाटर का जो जर्मिनेशन है और जो सीड का जो जर्मिनेशन है वो बिना पानी के वो जर्मिनेट नहीं होगा. उसको पानी चाहिए. Nutrients dissolved in water get transported to each part of the plant. Water also protects the crop from the both frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for healthy crops growth, fields have to be watered regularly. तो यहाँ पे अगर हम उसको मेंटेन करने के लिए जो अगर सॉइल का ठीक से मॉइस्चर हम मेंटेन करेंगे तो हेल्दी क्रॉप्स ग्रो करेंगे. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हमको फील्ड को वाटर सही तरीके से उसको रेगुलरली देना पड़ेगा. The supply of water is crops at different intervals is called irrigation. The time and frequency of irrigation varies from the crop to crop, soil to soil, and season to season. In summer, the frequency of water is higher. Why is it so? Could it be due to the increase the rate of evaporation of water from the soil and the leaves? Now, sources of irrigation. तो उसका sources क्या होता है? The sources of irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams, and canals. Now see traditional methods of irrigation. Traditional method क्या होता है? The water available in wells, lakes, and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the field. Cattle and human labor is used in these methods, so these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are moat, pulley system, chain pump. You can see in the picture. Heckley and Rahat. Methods of modern method of irrigation. Modern method of irrigation help us to use water economically. The main method of use is a sprinkle system. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. जहाँ पे ज़्यादा water मतलब नहीं मिलता है तो वहाँ पे इस जगह के लिए वो sprinkle system अच्छा है. The perpendicular pipes having rotating nozzles on the top
are joined to the main pipeline at regular intervals. When the water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as it is raining. Sprinkler is very useful for sandy soil. Drip system. In this system, the water falls drop by drop just as position of the roots, so it is called drip system. It is the best technique for watering fruit plants, gardens and trees. So ये टेक्निक जो होता है उसको बेस्ट टेक्निक होता है जब हम उसको यूज करेंगे फ्रूट्स प्लांट में, गार्डन्स में या ट्रीज में. The system provides water to plants drop by drop. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where available water is poor. प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, तो हम उसको प्रोटेक्शन करेंगे वीड से. Bujand Pahli went to the nearby wheat field and saw that there are some other plants in the field. In the field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. मतलब यहाँ पे आप अगर हम खेती में जाएंगे या फील्ड में जाएंगे तो आप देखने को मिलेगा जितना पेड़ी हो या व्हीट प्लांट्स हो उसके बाद में एक ट्री होता है जो नेचुरली ग्रो होता है, उसका कोई यूज नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं वीड्स. The removal of weeds is called weeding. Weeding is necessary since the weeds complete with the crop plants for the water, nutrients, space and light. तो ये सब चार चीज ले जाता है. तो they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. तो ये एनिमल्स के और ह्यूमन बींग्स के लिए पॉइजनस हो सकता है, इसलिए हम उसको हटाना पड़ेगा. Farmers adopt the many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before the sowing of crops helps in uprooting the killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weed is before they produce flowers and seeds. The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. तो एक मैनुअल रिमूवल मेथड होता है कि हम उसको हाथ से उसको खींच लेंगे या तो हम उसको काट देंगे उसका ग्राउंड तक फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी. उसका खुरपी का इस्तेमाल होता है. ए सीड ड्रिल इज आल्सो यूज्ड टू अपरूट द weeds. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. हम केमिकल यूज करके भी उसको हटा सकते हैं. These are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crop. Weedicides are diluted with the water to the extent required and sprayed in the fields with the sprayer. As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of the weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect the health of the farmer, so they should use these chemicals very carefully. These cover their nose and mouth with a piece of cloth during the spraying of these chemicals. ये बहुत सारे खतरनाक हो सकता है, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा जब फार्मर उसको डालता है या ड्रॉप करता है या स्प्रे करता है फील्ड में. तो हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग इज अ क्रॉप ऑफ इज एन इंपॉर्टेंट टास्क. कटिंग ऑफ crop after it is mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out for the cut close to the ground. It is usually takes 3 or 4 months for a cereal crop to mature. Harvesting in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester. तो ये हमारे देश में सिकल से होता है या तो हार्वेस्टर से होता है जो मशीन से यूज होता है. In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the sap. तो ये sap से अलग होता है. This process is called threshing. तो इस process को हम threshing बोलते हैं. This is carried out with the help of machine called combine, which help of a machine called combine, which is in fact combine harvester and thresher. Farmers with a small holdings of land do separation of grain and chaff by winnowing. कुछ लोग हम winnowing से करते हैं जो आपने 6th क्लास में पढ़े होंगे. नाउ आता है स्टोरेज क्या होता है. अगर हम सोइंग सीड्स किए, उसको सही से प्रोटेक्ट किए, वीड से अभी हार्वेस्ट भी किए, तो उसको हम रखना कहाँ पे, रखना कैसा है. Storage of produce is an important task. If the crops are kept for the longer time, they should be safe from the moisture, insects, rats and microorganisms. तो अगर हमको सेफली उसको रखना है मॉइस्चर या इंसेक्ट्स, रेट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो हमको उसको सेफली क्या करना चाहिए,
The fresh crops more moisture. If freshly harvested grains are stored without drying, अगर उसको सूखा नहीं करके उसको रख देंगे, they may get spoiled or attacked by organisms. तो वो spoil हो जाएगा या तो attack हो जाएगा organism से. Losing their germination capacity, hence before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insects, pests, bacteria, and fungi. Farmers store grains in jute bags and metallic bins. However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Dried neem leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantities of the grain in big godowns, specific chemicals treatments are required to protect them from pests and microorganisms. Now, food from animals. After completing this table, you must have seen like plants, animals, and also provided with the different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. In the previous classes, you have learned that about the food we have obtained from plants. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home and in farms have to be provided with proper food, shelter, and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. अगर हम उसको कोई पशु या पक्षी को उसको पालते हैं अपने घर में, अगर फार्म्स में पालते हैं तो उसको हम सही तरीके से उसको घर देना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, उसको ठीक से केयर करना पड़ेगा. अगर इसको हम लार्ज स्केल में करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री. So this was all about your this science chapter, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. आई होप यू अंडरस्टूड. मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपका कोई डाउट्स है रिगार्डिंग दिस चैप्टर, then you can write in the comment section. I will talk to you. And if you have any suggestions from my videos, then you can give in the comment section. And lastly, please subscribe my channel and please share among your friends. Thank you very much.